नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कश्मीर से संबंधित इशू के बारे में, क्योंकि स्पेशल स्टेटस को रिवोक किए अब 1 साल पूरा हो चुका है कश्मीर में। तो 3 आर्टिकल्स आज कश्मीर से संबंधित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो एक पक्ष के हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सेम ही थीम है तीनों आर्टिकल्स में कि आर्टिकल 370 को नहीं हटाना चाहिए था। दूसरे पक्ष के आर्टिकल्स खोजने की मैंने कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस में देखा कि सरकार का व्यू मिल जाए, पिछले 1 साल में क्या अचीवमेंट्स हैं। दूसरे न्यूज़पेपर्स को भी देखा जैसे स्वराज्य मैगजीन, लेकिन दूसरे पक्ष के आर्टिकल्स मिले नहीं। तो आपको इन आर्टिकल्स में एक थीम नज़र आएगी। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नकली शराब पीने की वजह से हुई डेथ्स के बारे में। और तीसरे नंबर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल कश्मीर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। कश्मीर के बारे में देखो, बहुत सारे नेशनल मिथ्स हैं। मिथ का मतलब ये होता है एक ऐसा आइडिया जिस पर लोग विश्वास करते हैं बट वो आइडिया सच नहीं है। कश्मीर के बारे में इतने सारे मिथ्स देखो इसलिए हैं क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मिथ्स बनते हैं। जैसे कश्मीर को जाना जाता है इसकी सुंदरता के लिए, यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, डीप स्टेट एक्टिव है। बताइए डीप स्टेट का क्या मतलब होता है? आमतौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में हम डीप स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डीप स्टेट का मतलब होता है स्टेट विद इन स्टेट, मतलब वो लोग जो पर्दे के पीछे से स्ट्रिंग्स खींचते हैं। जैसे देखो, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, इनके बारे में कहा जाता है कि असली सत्ता यही चलाते हैं। वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की है, लेकिन सरकार के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा और पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा। इसी प्रकार से हमारे कश्मीर में भी डीप स्टेट एक्टिव है, मतलब कुछ ऐसे पावर नेटवर्क्स एक्टिव हैं जो सरकार की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा कश्मीर में वार है, हीरोइज्म है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कश्मीर के बारे में मिथ बनते हैं। अब कुछ मिथ्स राइटर के द्वारा बताए जाते हैं। सबसे पहला मिथ राइटर के द्वारा ये बताया जाता है, जब देखो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था तो उस वक्त कहा जाता था कश्मीर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। इस स्पेशल स्टेटस की वजह से कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं आ पा रही है। कश्मीर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी वीक है, इंडस्ट्रीज़ नहीं आती हैं आर्टिकल 370 की वजह से, और मिलिटेंसी भी कश्मीर में इसी आर्टिकल 370 की वजह से है। ये सारी चीज़ें कश्मीर के बारे में बोली जाती थी, बट राइटर ये मानते हैं ये देखो मिथ है। राइटर के अनुसार देखो, पहली बात तो ये है कश्मीर काफ़ी सारे इंडियन स्टेट्स के अपेक्षाकृत डेवलपमेंट के मामले में अच्छा कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1950s में कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स आए थे, और लैंड रिफॉर्म्स इसीलिए आ पाए थे क्योंकि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। अगर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ होता तो शायद लैंड रिफॉर्म्स नहीं आते, और लैंड रिफॉर्म्स की वजह से कश्मीर जो बाकी कुछ इंडियन स्टेट्स के अपेक्षाकृत अच्छा कर रहा है वो नहीं कर पाता। नेक्स्ट देखो, जम्मू एंड कश्मीर के जो हेल्थ एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स हैं इनमें सुधार होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। बट आर्टिकल 370 की वजह से हेल्थ और एजुकेशनल इंडिकेटर्स खराब हैं, ये एक मिथ है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश की जा सकती हैं कश्मीर में, और इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज लैंड लीज पर ले सकती हैं।
और अगर गवर्नमेंट को कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी हो तो लैंड की कभी दिक्कत आई नहीं। तो ये बोलना कि लैंड नहीं मिल पाता इस वजह से इंडस्ट्रीज नहीं इस्टेब्लिश हो पाती, ये गलत है। इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं इस्टेब्लिश हो पाती क्योंकि कश्मीर में मिलिटेंसी है, इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर जहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो, वायलेंस हो, वहाँ पे बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना पसंद करते नहीं हैं। तो राइटर अपने इन आर्ग्यूमेंट से ये बोलना चाहते हैं कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A बल्कि इनका रोल रहा था कश्मीर के डेवलपमेंट में, ना कि मिलिटेंसी को बढ़ाने में। इसके बाद नेक्स्ट मिथ राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा देती है जम्मू एंड कश्मीर को, बहुत सारा टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो कश्मीर के लोगों पर खर्च होता है और इसीलिए कश्मीर की जो सिचुएशन है बाकी कुछ इंडियन स्टेट्स के अपेक्षाकृत अच्छी है। राइटर कहते हैं देखो ये दूसरा जो मिथ है पहले मिथ से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहले मिथ में हमने क्या डिस्कस किया था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की वजह से डेवलपमेंट नहीं आ पाया कश्मीर में, बट दूसरा मिथ तो ये कहता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च किया है कश्मीर में, इसी वजह से कश्मीर की जो पोजीशन है वो बाकी कुछ इंडियन स्टेट्स के अपेक्षाकृत अच्छी है। तो पहला मिथ और दूसरा मिथ आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसके बाद राइटर ये कहते हैं देखो कुछ हद तक ये बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी पैसा देता है कश्मीर को, बट क्वेश्चन ये उठता है क्या वो पैसा जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट पर खर्च होता है, क्या उसका लाभ कश्मीर के लोगों को मिलता है? इसका आंसर ना में देते हैं राइटर। देखो कश्मीर में सिक्योरिटी पर बहुत पैसा खर्च होता है और कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत लार्ज है, ब्यूरोक्रेसी पर बहुत पैसा खर्च होता है कश्मीर में। इसके अलावा कश्मीर को वैसे भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कुछ हमारे देश में जो हिली स्टेट्स हैं उनको डेवलपमेंट के संदर्भ में स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, तो उसमें से कश्मीर भी एक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस वजह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा पैसा देता है जम्मू एंड कश्मीर को। इसके बाद नेक्स्ट मिथ कश्मीर के बारे में ये है अगर कश्मीर में डेवलपमेंट आती है, विकास आता है, तो कश्मीर से मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। राइटर कहते हैं देखो पहले तो आपको ये समझना होगा एक लिमिट है इंडिया कितनी असिस्टेंस जम्मू एंड कश्मीर को दे सकता है वहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए, क्योंकि इंडिया की पोजीशन अभी ऐसी नहीं है कि इंडिया की जो जेबें हैं वो भरी हुई हैं, नहीं। और दूसरा कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ देखो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर की प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जैसे कश्मीर के लोगों की कुछ हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं, ये वादा किया गया था कश्मीर के लोगों के अनुसार कि रेफरेंडम करवाया जाएगा, वो बात अलग है कि रेफरेंडम के लिए अनुकूल स्थिति बनी ही नहीं और जो कंडीशन थी उसको पाकिस्तान ने पूरा किया ही नहीं। कश्मीर की प्रॉब्लम रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की वजह से भी है, कश्मीर के कुछ जो यूथ हैं वो धर्म के नाम पर रेडिकलाइज हो चुके हैं, तो उनको अब डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो धर्म के नाम पर रेडिकलाइज्ड हैं। पाकिस्तान जो है लगातार इंटरफेयर करता है कश्मीर के अंदर। इसके अलावा कुछ कश्मीर के लोगों को यूँ लगता है हमें डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए जाते। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, पिछले 1 साल से जो इंटरनेशनल इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ कश्मीर के लोगों को ये लगता है हम तो टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करते, फिर जो कुछ हो रहा है हमें हमारे अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है, हम तो एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी जो यूथ हैं वो एलियनेटेड हो जाते हैं। इवन कुछ लोगों को ये भी लगता है हर एक स्टेट में उस स्टेट के लोगों को मौका मिलता है अपनी मर्जी से सरकार चुनने का, बट कश्मीर में जब देखो 1980s में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इलेक्शंस में धांधलेबाजी हुई थी, गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद से 90s में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कश्मीर में। जब देखो लोगों को ये मौका नहीं दिया जाएगा वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुन सकें,
इलेक्शंस में धांधलेबाजी होगी तो फिर लोग एलिनेट होंगे। तो कहने का मतलब देखो ये है, ये सारे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की कश्मीर की। तो कश्मीर का जो कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये मानना कि डेवलपमेंट आने से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप दूर हो जाएंगी, ये एक मिथ है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इन मिथ्स की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में बहुत से जो लोग हैं वो कश्मीर के बारे में एक अलग धारणा रखते हैं और कश्मीरीज को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है। इवन मीडिया, फिल्म्स, म्यूजिक या फिर किसी दूसरे तरह का कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो, इन्होंने भी इन मिथ्स को मजबूत ही बनाने का काम किया है, इन मिथ्स को तोड़ने का काम नहीं किया है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मीडिया में कश्मीर की कवरेज इस प्रकार से होती है जैसे देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को ये लगता है कश्मीर के सभी जो लोग हैं वो आतंकवादियों के साथ सिंपैथी रखते हैं। बट देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोग बेशक हों लेकिन सभी लोगों की आतंकवादियों के साथ संवेदना नहीं है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो अगर वास्तव में कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना है तो हमें कम से कम इन मिथ्स को तोड़ना होगा सबसे पहले, ताकि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। इसके बाद देखो कश्मीर के इशू पर ही अगला जो आर्टिकल है ये लिखा गया है MY तारिगामी के द्वारा। ये हवाला देते हैं बलराजपुरी की एक बुक का। बलराजपुरी जो एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी कश्मीर टुवर्ड्स इंसर्जेंसी। इस बुक में बलराजपुरी कहते हैं कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से हैं, वो इस वजह से हैं ओपोजिशन पार्टीज को रोका गया है ग्रो होने से, धांधलेबाजी की सहायता से सिंगल पार्टी रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। मतलब इशारा 1985 के आसपास जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में धांधलेबाजी के बारे में है। ह्यूमन राइट्स डिनाई किया जाता है लोगों को, राइट टू डेमोक्रेसी नहीं है, और काफ़ी बार राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी दबाया जाता है। वैसे देखो जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया के साथ है, बट हमें कश्मीर को इमोशनली इंडिया के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और इमोशनली कैसे जोड़ा जा सकता है? सबसे पहले कश्मीर के लोगों को राइट टू डेमोक्रेसी दिया जाए, क्योंकि देखो अगर कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की ज़्यादा चलती नहीं है, तो लोगों में एक होपलेसनेस की भावना जनरेट होती है और ये सिचुएशन मिलिटेंसी को बढ़ावा देती है। इसलिए सबसे पहले आप कश्मीर के लोगों को राइट टू डेमोक्रेसी दो। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो आज कश्मीर में जो सिचुएशन है ऐसी ही कुछ सिचुएशन 1990s में थी। हालांकि उस समय वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था और अब वायलेंस रिलेटिवली कम है, बट उस समय कर्फ्यू बहुत लगता था, बार बार लगता था, लंबे समय के लिए लगता था। तो पॉलिटिकल लीडर्स को उस समय एक बात ये समझ में आ गई कि अगर कश्मीर में पीस इस्टेब्लिश करनी है तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना होगा। कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस समय वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ किया गया और सरकार को एक बात ये भी समझ में आई, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। बट देखो ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आई बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद, चाहे वो इनोसेंट सिविलियंस हो, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हो, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, तब जाके ये बातें समझ में आई। बट अब हम एक बार फिर से इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद राइटर ये भी कहते हैं, देखो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इनका स्कोप था इंडियन फेडरलिज्म में। इंडियन फेडरलिज्म काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इनफ एविडेंस मौजूद है कि ये जो एसिमेट्री थी आर्टिकल 35A या फिर आर्टिकल 370 की वजह से, इससे इंडियन यूनियन और ज़्यादा मजबूत ही हुआ है, कमज़ोर नहीं हुआ है। आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की वजह से बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ और कश्मीर का पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेशन इंश्योर हुआ। अगर आज हमें कश्मीर में फिर से पीस इस्टेब्लिश करनी है तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जम्मू एंड कश्मीर
कि लोगों के हाथों में पावर देनी होगी। और देखो, जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो हमें यह भी इंश्योर करना होगा, काफ़ी बार जो ये आरोप लगता है कि कश्मीर को हमेशा तवज्जो दी जाती है लेकिन जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर दिया जाता था। अब तो देखो, फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से लद्दाख जो है बिल्कुल अलग है, जम्मू एंड कश्मीर से अलग से यूटी है। लेकिन पहले ये आरोप लगता था कि कश्मीर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर दिया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर को पावर देना, ऑटोनमी देना, बल्कि ये भी है जम्मू, लद्दाख, इन रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनको भी पावर्स देना। इसके बाद देखो, लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है कि 1 साल अब पूरा हो चुका है स्पेशल स्टेटस को रिवोक किए, ना तो मिलिटेंसी ख़त्म हुई है और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ज़्यादा डेवलपमेंट कश्मीर में आ गई हो। अभी भी जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वो डिटेन्ड हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 से ज़्यादा लीडर्स डिटेन्ड हैं और पीडीपी के 8 लीडर्स डिटेन्ड हैं। ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल प्रोसेसेस कैसे स्टार्ट हो सकती हैं? तो आवश्यकता ये है सेंट्रल गवर्नमेंट बात करें वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स से और दूसरे स्टेक होल्डर्स से, कश्मीर के लोगों से, और पॉलिटिकल प्रोसेसेस स्टार्ट हों कश्मीर में, तभी तो कश्मीर के लोगों को उनका राइट टू डेमोक्रेसी मिलेगा। वैसे देखो, 370 फिर से रिस्टोर करना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर करना। और वेरियस जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको लेकर डिमांड भी करेंगी। जैसे उमर अब्दुल्ला, इन्होंने शर्त रखी है, जब तक जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड नहीं रिस्टोर किया जाता फिर से, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस चीज़ को नेगोशिएट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी स्पेशल स्टेटस रिस्टोर करना फ़िलहाल की सिचुएशन में इम्पॉसिबल है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कश्मीर इशू से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पंजाब में नकली शराब पीने की वजह से हुई डेथ्स के बारे में है। काफ़ी बार देखो, एथिक्स में केस स्टडी में इस प्रकार की सिचुएशन दे दी जाती है, जैसे आप डीएम हो किसी डिस्ट्रिक्ट के और आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी इलाके में नकली शराब पीने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपके इमीडिएट स्टेप्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म स्टेप्स क्या होंगे? क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर। इन डिस्ट्रिक्ट्स में नकली शराब पीने की वजह से 100 से अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट चल रहा था जो कई सारे ज़िलों में ये नकली शराब पहुंचा रहा था। नकली शराब जिसे हूच भी कहा जाता है। हूच मतलब अल्कोहल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। देखो, सरकार ने एक्शन लेते हुए कुछ एक्साइज ऑफिशियल्स को और पुलिसमैन को सस्पेंड कर दिया है इस घटना के बाद। बट हमारे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो विभिन्न स्टेट से समय समय पर सामने आती रहती हैं। जैसे पिछले साल भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम में नकली शराब पीने की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई थी। नकली शराब मतलब वो शराब जो इल्लीगल रूप से बनती है, और ये जो लोग होते हैं जो शराब को इल्लीगल रूप से बनाते हैं, ये देखो इथनॉल के बजाय टॉक्सिक मिथनॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस शराब में काफ़ी बार अल्कोहल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो लोग जो इस शराब को पीते हैं उनकी डेथ्स हो सकती हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, इसके अलावा वो लोग अंधे भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो ये उठता है, आखिरकार ये समस्या है क्यों? सोच के देखिए, मतलब कॉमन सेंस से आप ये पता लगा लोगे कि नकली शराब क्यों बिकती है। सबसे पहला रीज़न तो यही है, नकली शराब सस्ती होती है। आमतौर पर सरकार को शराब से काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं शराब के ऊपर, और वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते वो इस कॉमर्शियल शराब को नहीं खरीद पाते, इसलिए वो नकली शराब को खरीदते हैं। दूसरा मेन रीज़न देखो ये है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, एक्साइज ऑफिशियल्स या फिर पुलिसमैन, उनकी मिली भगत से ये काम चलता है। अदरवाइज तो देखो
नकली शराब का बिजनेस चल रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो और पता ना लगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि शिकायतें जाती ही हैं प्रशासन के पास। वो बात अलग है, प्रशासन एक्शन नहीं लेता। देखो और तो और बिल्कुल अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, देखो ये वो लोग जो कॉमर्शियल शराब बेचते हैं, मतलब शराब के जो ठेके होते हैं जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, ये लोग ही शिकायत कर देते हैं क्योंकि इनका बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो यही बात है ना, मतलब इसकी संभावना बहुत कम है कि नकली शराब बेची जा रही हो, बनाई जा रही हो, सरकार को पता ना हो। लोकल लेवल पे ऑफिशियल्स पैसे लेके चलने देते हैं ये काम। इसके बाद हम बात करते हैं सजेशन स्कीम। सबसे पहला सजेशन आर्टिकल में ये दिया जाता है, देखो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार मार्केट में जो शराब बिक रही है उसकी क्वालिटी की जांच होना जरूरी है। दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो कम से कम इतना मजबूत हो, जब ऐसी घटना सामने आती है, मिथनॉल से डैमेज होता है तो इमीडिएटली डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी जो है वो दी जा सके पेशेंट को और बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके। समझ गए? मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो हेल्थ डायमेंशन से है, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज की व्यवस्था। तीसरा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लोकल लेवल पे जो वुमेन ग्रुप्स हैं जो काम करती हैं अल्कोहल के अगेंस्ट, उनका साथ लिया जा सकता है इस समस्या को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्साइज ऑफिशियल्स होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं पर नकली शराब बिक रही है तो उसे रोकना, तो इन एक्साइज ऑफिशियल्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते हैं, ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज पॉलिसी को समय समय पर चेंज किया जाए। तो ये कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। वैसे सिंपल सा सजेशन आप ये भी लिख सकते हो, जागरूकता फैलाना कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, खास करके नकली शराब पीने से। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया नकली शराब पीने से हुई डेथ्स के बारे में। वैसे कहीं आप ये मत लिख दीजिएगा कि सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करे शराब के ऊपर, ताकि वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी शराब को अफोर्ड कर पाएँ। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम स्कूल एजुकेशन को डिस्कस कर चुके हैं और हायर एजुकेशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हायर एजुकेशन से ही हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन में नेक्स्ट प्रोविज़न है वोकेशनल एजुकेशन। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है। देखो, वोकेशनल एजुकेशन मतलब ऐसी एजुकेशन जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, जैसे स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, अकाउंटेंसी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वोकेशनल एजुकेशन के। 12th 5 ईयर प्लान जो एक्टिव था 2012 से लेकर 17 के बीच में, इस 12th 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था हमारे देश में 19 से लेकर 24 तक के एज ग्रुप में बहुत कम लोग वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये उस समय का डेटा था, सिर्फ 5%। जबकि देखो दूसरे देशों में जैसे यूएसए में इस एज ग्रुप में 52% लोग वोकेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं, जर्मनी में 75%, साउथ कोरिया में 96%। तो क्वेश्चन ये उठता है आखिरकार ऐसा क्यों कि इंडिया में इतने कम लोग वोकेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं। देखो, इंडिया में ना सोशल हायरार्की काफ़ी ज़्यादा है। आप भी ये चीज़ महसूस करते होंगे। ITI में जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके बारे में ये धारणा है जैसे ये तो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं की, एक छोटा सा कोर्स करवा लिया ताकि जॉब लग सके या फिर पर्सन अपना काम कर सके। हमारे समाज में वोकेशनल एजुकेशन को इस नज़रिए से देखा जाता है। ये नज़रिया बहुत ज़्यादा गलत है हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। अब देखो, इस वजह से क्या हुआ, वो स्टूडेंट्स जो 11वीं और 12वीं में वोकेशनल सब्जेक्ट लिया करते थे, वोकेशनल एजुकेशन हासिल किया करते थे, उनके लिए आगे रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता था। 2013 तक तो बैचलर ऑफ वोकेशन की कोई डिग्री ही नहीं हुआ करती थी। आगे क्या करें, 11वीं 12वीं में तो वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर ली, उसके बाद क्या स्कोप है? कोई स्कोप नहीं। मतलब हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा नहीं था कि जिसने वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो। इसके बाद
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह भी कहा जाता है, देखो वोकेशनल एजुकेशन हासिल करने के बाद जब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते थे विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी एज कंपेरिजन टू वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेन स्ट्रीम में एजुकेशन हासिल की है। तो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज था वोकेशनल एजुकेशन वालों के साथ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट अब हमें वोकेशनल एजुकेशन को री इमेजिन करने की आवश्यकता है। ये कैसे होगा? इसके लिए देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है कि सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रोग्राम में बिल्कुल इंटीग्रेट कर लो। मतलब मिडिल लेवल स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, उसके बाद कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में सभी स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन हासिल करें। इस प्रकार की व्यवस्था हम कर सकते हैं ताकि सोशल स्टेटस अभी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में काफ़ी ख़राब है और इस वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा आकर्षित होते नहीं वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। ये नहीं होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन होगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में तो परसेप्शन जो है स्टूडेंट्स की वो चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिकली बात करें तो ये सजेस्ट किया जाता है कि हर एक चाइल्ड एक ना एक वोकेशन जरूर सीखे। जैसे कोई टाइपिंग सीख सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सीख सकता है, कोई अकाउंटेंसी से संबंधित सीख सकता है। मतलब हर एक चाइल्ड कम से कम एक वोकेशन जरूर सीखे और अगर ज़्यादा सीखता है तो इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। इससे लेबर की जो डिग्निटी है वो भी इंक्रीज होगी और यही गांधी जी चाहते थे। गांधी जी ये चाहते थे जो मजदूर है, काम करता है, 2 वक्त की रोटी कमाता है काम करके, उसके काम की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी कि देखो वकील के काम की या फिर दूसरे पर्सन के काम की। इसी के अंदर अगले पॉइंट्स ये हैं, 2025 आते आते स्कूल्स के थ्रू और हायर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम ये इंश्योर करेंगे एटलीस्ट 50% जो लर्नर्स हैं उनका एक्सपोजर हो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम का। अगर देखो ऐसा होता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.4 जो है वो भी पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अभी फिलहाल हमारे पक्ष में है, वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है, उसका भी हम यूटिलाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये हम कैसे करेंगे? देखो वोकेशनल कोर्सेज को ऑफर किया जा सकता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी। इसकी भी जो संभावना है वो सरकार के द्वारा तराशी जाएगी ताकि डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी स्कूल्स कोलैबोरेट करेंगे ITIs के साथ, पॉलिटेक्निक के साथ और लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ ताकि स्कूल लेवल से ही जो बच्चे हैं वो वोकेशनल एजुकेशन अच्छे से प्राप्त करने लगें। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी वोकेशनल एजुकेशन ऑफर करेंगे या तो खुद से या फिर इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में। वैसे देखो बैचलर ऑफ वोकेशन ये डिग्री स्टार्ट की गई थी 2013 में। ये डिग्री आज भी एग्जिस्ट करती है, इसको एग्जिस्ट करने दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बैचलर डिग्रीज प्रोग्राम में भी वोकेशनल कोर्सेज को स्टूडेंट को मुहैया करवाया जा सकता है। जैसे देखो यूँ हो सकता है कि किसी ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हो, उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी अवेलेबल रहेगा उस स्टूडेंट के लिए और दोनों मिला के डिग्री खत्म हो जाएगी 4 सालों में। समझ गए? मतलब दूसरी जो बैचलर डिग्रीज हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है वोकेशनल एजुकेशन के साथ और डिग्री जो है 4 साल की हो सकती है। ये अगर होगा तो बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो वेरियस स्किल्स से संबंधित शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करें। जैसे JNU है, DU है, ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे जैसे सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित या फिर दूसरी स्किल्स से संबंधित। नेक्स्ट, लोक विद्या। लोक विद्या मतलब वो इम्पोर्टेंट नॉलेज जिसे इंडिया में डेवलप किया गया है, ऐसी नॉलेज को भी वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज में इंक्लूड करके बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को हेल्प मिले
कॉलेज लेवल पे ही जो लोग अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर्स की सहायता से स्टार्टअप पर काम कर सकें। और देखो, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी, ये एक नेशनल कमेटी गठित करेगी। नाम होगा नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये कमेटी काम करेगी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके कि वोकेशनल एजुकेशन को हमारे देश में प्रमोट किया जाए, इस दिशा में प्रयास किए जाएं। इसके साथ साथ इस इंटीग्रेशन के लिए बजट का भी प्रावधान किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की और आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले कश्मीर इशू, दूसरे नंबर पर नकली शराब से हुई डेथ्स के बारे में, और सबसे लास्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन। फिलहाल की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।